हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कक्षा 9th का जो हमारा चैप्टर था कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, उसका चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के, उनको हल करेंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एनसीईआरटी का इस पार्ट 3 का जो पहला प्रश्न है वो है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। अब देखो, ऊनाकोटी जो कि हमने लेखक ने यहाँ पे बताया था कि ऊनाकोटी यानी करोड़, और ऊन का अर्थ होता है कम, यानी 1 करोड़ में 1 कम। तो यहाँ पर उसी अर्थ को हमने लिखा है कि ऊनाकोटी का अर्थ है कि 1 कोटि अर्थात 1 करोड़ से 1 कम। आगे कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो कल्लू नाम का जो कुम्हार था, वो कुम्हार जो है शिव जी के साथ जो है पर्वत पर जाने वाला था और जिद कर रहा था शिव जी से कि मुझे भी जो है हिमालय पर्वत पे चलना है, लेकिन शिव जी जो है मना कर देते हैं और फिर वो मानता नहीं है। तो शिव जी उसकी जिद पर कहते हैं कि अगर तुमने रात भर में 1 करोड़ जो है मूर्ति, मतलब मेरी जो प्रतिमा है वो बना दी, तो मैं जो है तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन पूरी रात होने के बाद उसने बनाया तो सही, लेकिन 1 करोड़ में 1 मूर्ति जो है कम पड़ जाती है। तो इसीलिए उसका नाम भी ये रखा गया। और ये नाम से क्यों प्रसिद्ध है, तो इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां हैं। ठीक है, और इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर होने के कारण यह स्थान प्रसिद्ध है। भाई, ये इस प्रसिद्ध क्यों होती है कोई चीज, वहां कोई ना कोई कुछ विशेष होता है तो ही प्रसिद्ध होती है। तो 1 करोड़ में 1 कम मूर्ति है और इन्हीं मूर्तियों के कारण ये स्थान प्रसिद्ध है। एक स्थान ही पर होने, अलग अलग जगह नहीं है, एक ही जगह पर है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। कि भाई, गंगा जो हिमालय से नीचे आई है, जो उनका अवतरण हुआ है, उसके पीछे क्या कथा है, क्या पौराणिक कथा है, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो देखिए, ऊनाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई। जो कल्लू कुमार है उन्होंने मूर्तियां बनाई थी। अवतरण के धक्के से पहले से मूर्तियां जो हैं बनी हुई हैं, उसी के बारे में बताया गया है। अवतरण के धक्के से, अवतरण का अर्थ होता है, अवतरण का अर्थ होता है उतरना, है ना। तो उतरने के धक्के से कहीं पृथ्वी धसकर पाताल लोक में न चली जाए। कि भाई, गंगा जब नीचे उतरेगी तो उसके प्रवाह से, उसके वेग से कहीं धरती नीचे नहीं धस जाए, इसके लिए शिव जी को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और बाद में धीरे धीरे नीचे बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची, और शिव जी इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं। तो शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पे शिव जी का चेहरा बना हुआ है, और 2 चट्टानों पर उनके जो बाल हैं, उनकी जो जटाएं हैं वो फैली हुई हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर में दिया हुआ था कि उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं, और यहाँ पूरे साल बहने वाला यह जल प्रपात है, जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो ये है उसके पीछे की कथा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है, कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। जो कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था, वही चीज है इसमें कि स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुमार ने ही ऊनाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया है। वह शिव का भक्त था, वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। सॉरी, मैंने हिमालय पर्वत बोला था, हिमालय नहीं, कैलाश पर्वत, गलती से हिमालय पर्वत निकला। कैलाश पर्वत पर वो जाना चाहता था। तो भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह एक रात में 1 करोड़ शिव मूर्तियों का निर्माण करे। सुबह होने पर एक मूर्ति कम निकली। इस प्रकार शिव ने उसे वहीं छोड़ दिया, और इसी मान्यता के कारण जो है कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का कारण कि भाई क्यों जुड़ा उनका नाम। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है।
तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उनको नहीं पता था या वो काम में इतने व्यस्त थे कि आसपास का जो वातावरण है उसका उनको ज्ञान नहीं था कि यहाँ पर आतंकी हमले होते रहते हैं। तो एक जो सैनिक है वो बताता है तो उसकी कि भाई आज ही यहाँ पर 2 उनकी हमले के कारण मृत्यु हुई है। तो फिर वहाँ पर उस समय लेखक की जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ में झुरझुरी सी ये बात सोच करके झुरझुरी सी उनकी दौड़ गई। तो फिर भी हम एक बार इसमें देख लेते हैं आंसर में। लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टिलियामुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान पर शूटिंग के लिए जा रहा था। यात्रा में वह सीआरपीएफ की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरामैन हथियारबंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर के लिए जगह नहीं थी। तभी एक सुरक्षा कर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ओर ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया है। और यह सुनकर के ही लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ठीक है। और अगला प्रश्न है 5वां, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे माना जाता है? तो त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर के बस गए हैं और इस प्रकार यहाँ पर अनेक धर्मों का समावेश हो गया है। तब से यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर जो 6 है वो है टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 हस्तियों से हुआ और समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? भाई किन 2 हस्तियों से हुआ और उनका क्या योगदान रहा समाज कल्याण में? तो देखिए, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ वो है, उनमें से एक है हेमंत कुमार जमातिया जो त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक है और जमातिया 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। अपनी युवावस्था में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। तो पहले तो ये है। और लेखक की मुलाकात जो दूसरी हस्ती है वो है मंजू ऋषिदास से हुई, जो आकर्षक महिला थी। वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत की सदस्य भी थी। लेखक ने उनके गाए 2 गानों की शूटिंग की। गीत के तुरंत बाद मंजू ने एक कुशल गृहिणी के रूप में चाय बना करके पिलाई। तो इस तरीके से वो 2 ऐसी प्रमुख हस्तियों से मिले जिनका समाज के कार्यों में भी उनका योगदान रहा है। और जो हमारे अंतिम 2 प्रश्न हैं वो और देख लेते हैं हम लोग। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? तो देखो, यहाँ पर कैलाश शहर के जो जिलाधिकारी हैं यानी जो कलेक्टर हैं, उन्होंने लेखक को बताया कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों के बजाय जो पहले से चले आ रहे हैं उन बीजों की जगह जो है टीपीएस नामक अलग किस्म के आलू के बीज का प्रयोग किया जाता है और इस बीज से कम मात्रा में ज्यादा पैदावार ली जा सकती है या ली जा सकती है। यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफी लाभ कमाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। और अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। त्रिपुरा के त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो देखिए, त्रिपुरा के लघु उद्योगों में मुख्यतः बांस की पतली पतली जो सीकें तैयार की जाती है और इनका प्रयोग अगरबत्तियां बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियां तैयार की जा सके। त्रिपुरा में बांस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इस बांस से टोकरियां, सजावटी वस्तुएं आदि तैयार की जाती हैं। तो ये सारे जो है उद्योग वहां पर यानी अगरबत्ती और बांस ज्यादा पाया जाता है, तो उसकी टोकरियां और जो सुंदरता बढ़ाने वाली सजावटी जो चीजें वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।